हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2023 की उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। हर महीने आप लोगों की डिमांड भी रहती है कि उत्तर प्रदेश विशेष की जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स बहुत जगहों पर आसानी से नहीं मिलती है। तो बिना किसी देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें हैं तो टाइम भी लगेगा इस क्लास में। तो पहली खबर है, उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट पेश। तो एक तो मुख्य बजट होता है और मुख्य बजट के बाद कुछ एडिशनल बजट राशि जो जारी की जाती है सरकार के द्वारा, उसे कहते हैं अनुपूरक बजट। तो यहां पर देखें तो 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट में नई योजनाओं के लिए 7,421.21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। 1,946.39 करोड़ रुपए राजस्व खर्च के लिए और 9,714 करोड़ रुपए पूंजी खर्च के लिए रखे गए हैं। अब अनुपूरक बजट में नई घोषणाएं क्या क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। तो राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। दूसरा, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क की स्थापना के लिए 510 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तीसरा देखें तो उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट। अब देखो आपको यहां पर याद क्या क्या रखना है। एक तो वित्त मंत्री का नाम याद करिए, दूसरा बजट की राशि कितनी है ये याद करिए, नई योजनाओं के लिए कितनी राशि, फिर उसके बाद राजस्व खर्च के लिए कितनी राशि और पूंजी खर्च के लिए कितनी राशि। बाद बाकी अनुपूरक बजट में इन योजनाओं के लिए जो यहां पर दी गई हैं कितना पैसा आवंटित किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जहां जहां मैंने ये अंडरलाइन किया है इन सारे बिंदुओं पर आपको फोकस करना है। अगली खबर देखते हैं। काशी विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति होंगी मुख्य अतिथि। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। विश्वविद्यालय का 45वां दीक्षांत समारोह 11 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय है। तो अभी तक काशी विद्यापीठ के इतिहास में कोई भी राष्ट्रपति उनके दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हुआ था। तो अब इस वर्ष पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो यही खबर थी। यहां पर जो जो याद रखना है वो ये है कि अध्यक्षता कौन करेंगी, तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल वो इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी, और जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, अगली खबर को देखो। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग की मशाल को प्रज्वलित कर लीग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता प्रदेश के सभी विकास खंडों में होगी।
इसमें कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं होंगी। ब्लॉक स्तर के बाद ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को जनपद, जोन और प्रदेश स्तर पर मौका मिलेगा। इससे लाखों खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गोरखपुर में। और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है। और इसमें कई तरीके की खेल प्रतियोगिताएं होंगी और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से या फिर इस उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के माध्यम से गांव की प्रतिभाओं को जनपद, जोन और प्रदेश स्तर पर मौका मिलेगा, जिससे लाखों खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। तो यहां पर दो चीजें याद रखना, एक तो गोरखपुर का नाम और दूसरा उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद देखो अगली खबर जो है, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उत्तर प्रदेश को आमंत्रण। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी तक आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में उत्तर प्रदेश को भी आमंत्रित किया गया है। जब योगी आदित्यनाथ विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दावोस जाएंगे, तो वह ऐसा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दावोस में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रतिनिधि मंडल भी नामित किया है। तो इस प्रतिनिधि मंडल में हम लोग देखें तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह शामिल हैं। ठीक है। तो यहां पर आपको याद क्या क्या रखना है? पहला तो जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होती है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है और इस बैठक में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार को आमंत्रण मिला है और योगी आदित्यनाथ विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी जाएगा। तो जो उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं उनमें कौन कौन है? सुरेश कुमार खन्ना, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मनोज कुमार सिंह और अमित सिंह। ठीक है। अगली खबर देखते हैं। तो अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयां। तो ब्रिटेन की कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाइयां लगाएगी। इसके लिए कंपनी कुल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के साथ कम से कम 26,000 नए रोजगार पैदा होंगे। तो ब्रिटेन की कंपनी है कौन? ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल। ये कहां पर डिफेंस की विनिर्माण इकाई लगाएगी? अयोध्या में। ठीक है। और कितना इन्वेस्ट करेगी? 75,000 करोड़। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ यानी कि इन डिफेंस विनिर्माण की इकाइयों में 26,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये बात हो गई अयोध्या की। अब देखो जर्मनी की कंपनी है यूनिकॉर्न एनर्जी। इसके द्वारा 2 प्रोजेक्ट के जरिए लखनऊ और जौनपुर में करीब 42,000 करोड़, राशि भी याद रखनी है आपको, 42,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा क्षेत्र के होंगे और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से यहां पर लगभग 2200 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद देखो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी ने सौर ऊर्जा और ऊर्जा क्षेत्र में 6 एमओयू साइन किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ और एनटीपीसी 74,000 करोड़ रुपए से झांसी, सोनभद्र और प्रयागराज में प्लांट लगाएगी। अब देखो यहां पर ब्रिटेन का नाम याद रखना और जो कंपनी है उसका नाम याद रखना। कहां पर डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाएगी? अयोध्या में। कितना इन्वेस्ट करेगी? 75,000 करोड़। उसके बाद देखो जर्मनी कंपनी क्या है? यूनिकॉर्न एनर्जी। ये कहां पर 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी? सौर ऊर्जा के क्षेत्र के लखनऊ और जौनपुर में। इन्वेस्ट कितना करेगी? 42,000 करोड़। उसके बाद एनटीपीसी सौर ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ 6 समझौते किए हैं
जिसके तहत एनटीपीसी 74,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ झांसी, सोनभद्र और प्रयागराज में प्लांट लगाएगी। ठीक है, तो जहां जहां पर मैंने ये अंडरलाइन किया है, इन बातों पर आपको मुख्य फोकस करना है। उसके बाद देखो रामोत्सव 2024। तो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर के उद्घाटन, इस डेट को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर के उद्घाटन और राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर संस्कृति विभाग की ओर से रामोत्सव का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा समारोह के आयोजन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसका लक्ष्य रामोत्सव 2024 के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के बच्चों में भगवान श्री राम के आदर्शों को स्थापित करना है। तो यहाँ पर एक तो ये डेट याद रखिए 22 जनवरी 2024 को, क्योंकि इस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी स्थापित की जाएगी। और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग के माध्यम से रामोत्सव 2024 का भी आयोजन करेगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया। अगली खबर देखते हैं। तो आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा। तो आगरा और मथुरा में भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के संबंध में उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में पर्यटन विभाग और मैसर्स राजस एरो स्पोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए दोनों जगह हेलीपोर्ट भी तैयार हो गए हैं। इसका संचालन पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कराया जाएगा। अगले चरण में उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कि लखनऊ, कपिलवस्तु, अयोध्या, वाराणसी और नैमिसारण्य पर पीपीपी मोड पर इस सेवा संचालन के लिए संस्था चयन की कार्रवाई की जा रही है। तो अभी देखो आगरा और मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, और इसके लिए राज्य सरकार ने मैसर्स राजस एरो स्पोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगले चरण में लखनऊ, कपिलवस्तु, अयोध्या, वाराणसी और नैमिसारण्य में भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। और ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है ये पीपीपी मोड पर है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाले मोड पर। अगली खबर देखो, उत्तर प्रदेश में होटलों के लिए नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के ऑपरेशनल होटलों और रिसोर्ट्स के स्टार वर्गीकरण की मंजूरी के लिए नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है। नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली होटलों को उनकी गुणवत्ता, सेवाओं और समग्र सुविधाओं और अतिथि अनुभव के आधार पर वर्गीकृत करेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नई संशोधित वर्गीकरण प्रणाली में 5 अलग अलग श्रेणियां शामिल हैं, जो कि प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं। ये श्रेणियां पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्धारित होटल उद्योग की पारंपरिक स्टार रेटिंग क्रमशः 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार वर्गीकृत के अनुरूप हैं। तो इतना याद रखना है बस कि उत्तर प्रदेश में होटलों के लिए एक नई स्टार वर्गीकृत प्रणाली शुरू की गई है। अगली खबर देखो, काशी तमिल संगमम 2023। तो 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया गया है। यह काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण है, क्योंकि 2022 में भी काशी तमिल संगमम का पहला चरण आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर देखो संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, एमएसएमई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय IRCTC तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों की भागीदारी के साथ भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इस आयोजन के लिए नोडल एजेंसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य देश की दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पीठों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाते हुए इसकी पुष्टि करना और इसका पुनः अन्वेषण करना है। तो काशी तमिल संगमम पहली बात तो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी में नमो घाट पर। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण है और इन मंत्रालयों के साथ भारत का शिक्षा मंत्रालय विशेष तौर पर इस आयोजन के लिए नोडल एजेंसी है। बहुत बार पूछा जाता है कि नोडल एजेंसी किसी भी कार्यक्रम या किसी भी योजना के लिए आपसे करंट अफेयर्स में बहुत बार नोडल एजेंसी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय आप याद रखना। और इसी उद्घाटन के साथ इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। बाद बाकी इसका उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु और काशी के बीच जो एक संबंध है उनको स्थापित करना। ठीक है, तो ये सारा था काशी तमिल संगमम 2023 के बारे में। अगली खबर देखो तो वाराणसी से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर देश सेवा में समर्पित किया। यह वंदे भारत ट्रेन वाराणसी यानी कि बनारस से नई दिल्ली के मध्य चलेगी। गौरतलब है कि 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन भी वाराणसी से दिल्ली के मध्य चली थी। यह देश में चलने वाली दूसरी भगवा रंग की वंदे भारत होगी। इससे पहले 24 सितंबर को केरल के कासरगोड और तिरुवनंतपुरम को जोड़ने वाली पहली भगवा ग्रे रंग वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई थी। तो वाराणसी से दूसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। ठीक है, और जो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो भी वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी। और ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये दूसरी भगवा रंग की वंदे भारत ट्रेन है। और जो पहली भगवा रंग की वंदे भारत ट्रेन चली थी वो केरल में कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच चली थी। अगली खबर देखो, उत्तर प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने। तो 19 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो यहां पर याद क्या रखना है कि 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे और जो प्रदेश के 18 मंडल हैं उनके मुख्यालयों में पहले से ही साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अब 57 जनपदों में भी इनको स्थापित किया जाएगा और जनपदों में इनकी जिम्मेदारी किसके हाथों में होगी? तो वहां के जो पुलिस अधीक्षक होंगे उस जिले के, वो इसकी जिम्मेदारी को संभालेंगे। अगली खबर देखिए, स्वर्वदेव महामंदिर धाम। तो स्वर्वदेव महामंदिर धाम का निर्माण वाराणसी के उमरहा में विहंगम योग संत समाज के द्वारा किया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 20 वर्ष पहले शुरू हुआ था और इस महामंदिर धाम के प्रथम चरण का लोकार्पण 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है।
यह मंदिर 64,000 वर्ग फीट में 7 मंजिला बनाया गया है। इसके मुख्य गुंबद में 125 पंखुड़ियों वाले विशालकाय कमल पुष्प को बनाया गया है। इस मंदिर में देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी होगा, जिसमें हजारों साधक एक साथ विहंगम योग साधना करेंगे। महामंदिर परिसर में 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की सैंडस्टोन की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर में 50,000 वर्ग फीट पर वाटर जेट तकनीक से 5,000 दोहे भी उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये जो महामंदिर धाम है ये वाराणसी के उमराह में है और किसके द्वारा बनाया गया है? विहंगम योग संत समाज के द्वारा। लोकार्पण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी मंदिर में देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी स्थित है और यहाँ पर 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव जो कि इसी विहंगम योग संत समाज से जुड़े हुए हैं, इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर 50,000 वर्ग फीट पर वाटर जेट तकनीक से 5,000 दोहे भी उत्कीर्ण किए गए हैं। अगली खबर देखिए, कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी 14 दिसंबर 2023 को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर में लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार यह स्कूल न केवल प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र के बारे में होगा बल्कि स्थिरता के A से Z तक के विषयों को कवर करेगा। यह भारत को 2070 तक नेट जीरो के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, इसे IIT कानपुर में लॉन्च किया गया है और किसके सहयोग से? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के सहयोग से। अगली खबर देखो, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी एक नई गौशाला। तो लखनऊ के उत्तर धोना गांव में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर एक नई गौशाला बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की गौ पर्यटन नीति के तहत 10 हेक्टेयर जमीन पर इसका निर्माण किया जाएगा। इस गौशाला पर 32.63 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस गौशाला का नाम होगा मनोरथा गौशाला। यहाँ पर करीब 2000 गायें रखी जा सकेंगी। इस गौशाला में गायों को बांधकर नहीं रखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खुला क्षेत्र रहेगा और जिसमें वो टहल टहल कर चर सकेंगी। गौशाला में सिर्फ दुधारू गायों को ही रखा जाएगा और इस गौशाला में भारतीय संस्कृति की पूरी झलक देखने को मिलेगी। तो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर कहां पर एक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है? लखनऊ के उत्तर धोना गांव में। और इस गौशाला का जो नाम है वो क्या है? मनोरथा गौशाला। उसके बाद देखो अगली खबर है, व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस। तो व्हाट्सएप चैनल की सुविधा व्हाट्सएप ने प्रोवाइड कराई है। तो अब देखते हैं कि व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने मुख्यालय और सभी जिला इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बनकर सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसके बाद देखो लखनऊ के भीतर कुछ स्थान है उनके नाम परिवर्तन किए गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखें तो लखनऊ में स्थित गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। आगे देखें तो नाका चौराहे फ्लाईओवर का नाम अब गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाएगा। हुसैनगंज चौराहे को अब महाराणा प्रताप चौराहा के नाम से जाना जाएगा। सेक्टर C अलकापुरी अलीगंज मार्ग का नाम बदलकर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के नाम पर रखा जाएगा। और कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड के पास राजाजीपुरम के एक ब्लॉक में स्थित राधा कृष्ण मैरिज लॉन के सामने वाले चौराहे का नाम प्रज्ञान चंद्रयान 3 चौराहा रखा जाएगा।
तो ये लखनऊ के अंदर कुछ स्थानों के नाम परिवर्तन थे, इनको भी देख लीजिए। उसके बाद अगली खबर देखें तो देश की पहली अमृत भारत ट्रेन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन देश की पहली अमृत भारत ट्रेन होगी और यह ट्रेन रामनगरी यानी कि अयोध्या को माता सीता की जन्मस्थली यानी कि सीतामढ़ी से जोड़ेगी। सीतामढ़ी कहां पर है? बिहार में। इस अमृत भारत ट्रेन में 22 बोगी होंगी और इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भगवा रंग की ये अमृत भारत ट्रेन पूरी तरीके से स्वदेशी है, यानी कि इसका निर्माण पूरी तरीके से भारत में किया गया है। अमृत भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि ये ट्रेन कहां से कहां चलेगी? अयोध्या से सीतामढ़ी के मध्य। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्पीड कितनी है? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। रंग कैसा है? भगवा। निर्माण कहां पर किया गया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है अंतर जनपदीय और चॉपर होता है एक विशेष प्रकार का हेलीकॉप्टर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2023 को आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है। यह हेलीकॉप्टर आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक उड़ान भरेगा। इसके लिए आगरा से 65 किलोमीटर दूर बटेश्वर गांव में हेलीपैड भी तैयार किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध स्थान बटेश्वर धाम है। यहाँ पर हर साल कार्तिक मास में मेला लगता है और भगवान शिव के 101 मंदिर यमुना नदी के किनारे पर यहाँ के तत्कालीन शासक महाराजा भदावर ने बनवाए थे। तो उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक। ठीक है, और बटेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? आगरा जिले में। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष में खूब पूछा जाता है। ठीक है, बटेश्वर मेले के संदर्भ में भी क्वेश्चन बनता है। तो सारी चीजों को आपको यहां से पकड़ना है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2023। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और लोक कला को सर्वव्यापी बनाने के लिए राज्य में 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023 शुरू किया गया है। इस उत्सव की थीम उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। यह महोत्सव मंडल, जिला, तहसील हर स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोकनाट्य और लोक संगीत जैसी सांस्कृतिक विधाओं को संरक्षण प्रदान करने की भावना से इन कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2023 कब से कब तक? 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक। थीम क्या होगी? उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा। हर स्तर पर होगा, मंडल, जिला, तहसील स्तर पर। ठीक है, और इसमें किया क्या जाएगा? ये सारी चीजें जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं, लोकनाट्य हैं, लोक संगीत हैं, इन जैसी सांस्कृतिक विधाओं का जो यहाँ पर मतलब आपको ये चीजें इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगी। अगली खबर है अयोध्या धाम जंक्शन। तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शहर के अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारियां चल रही हैं। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। ये रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जितने पौराणिक महत्व के हैं उतने ही आधुनिक भी हैं। इनमें आप देखेंगे तो नए साइन बोर्ड, एक्सीलेटर, दीवारों पर भगवान राम के भित्ति चित्रों के साथ बाहर से एक भव्य मंदिर जैसा दिखता है
और अंदर सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो अयोध्या धाम जंक्शन अब नाम है किसका? अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का। और साथ में एयरपोर्ट का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये प्रदेश का अब 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो इस समय कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश केरल को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है। 4 कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इसको अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश गुजरात से आगे निकल गया है। सबसे अधिक पंजीकृत निवेशकों वाले राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है, यूपी अब दूसरे पर आ गया है और गुजरात तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ध्यान दें यहां पर, तो बाजार पूंजीकरण के मामले में 4.5 ट्रिलियन डॉलर की पूंजी के साथ भारत विश्व में अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो आर्थिक वाला पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, वहां ये चीज पूछी जा सकती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, यूपी गुजरात को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है और गुजरात पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। अगली खबर की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। तो राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस अरुण भंसाली अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और इनके नाम की जो संस्तुति है वो कॉलेजियम के द्वारा की गई है। वर्तमान में हम देखें तो जब से प्रीतिंकर दिवाकर, जो कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इनकी सेवानिवृत्ति हुई है, तब से मनोज कुमार गुप्ता कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्य कर रहे थे और अब जस्टिस अरुण भंसाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश विशेष की दिसंबर 2023 की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें थी और यहां से आपको आपके RORO UPPCS में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए और जहां पर भी मैंने अंडरलाइन किया है उन पॉइंट्स पर आप विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे। तो लगातार वीडियोस को देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।